हम सभी सामाजिक कार्यकर्ता यही मानते हैं कि केंद्र सरकार और एनआईए ने फादर स्टन की हत्या की। He deserved justice and humanness. His death is a case of judicial murder. केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि उन्हें मेडिकल सर्विस वक्त पर क्यों नहीं दी गई, जिनकी वजह से उनकी मौत हुई है। ये ट्वीट्स फादर स्टन स्वामी के लिए लिखे गए हैं। आदिवासी अधिकारों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देने वाले फादर स्टन स्वामी अब इस दुनिया में नहीं हैं। साल 2018 में हुए भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार स्टन स्वामी का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। 84 साल के बुजुर्ग और बीमार जमानत मांगते रह गए, लेकिन हुकूमत ने इनकार कर दिया। फादर स्टन स्वामी ने कोर्ट से मई में कहा था कि मुझे जमानत दे दीजिए, यही हाल रहा तो मैं मर जाऊंगा, और हुआ वही। लेकिन इंसाफ की मूर्ति के पत्थर कानों से टकराकर यह गुहार नीचे गिर गई। जुडिशियल सिस्टम की क्रूरता देखिए। जो शख्स वेंटिलेटर पर है उसे मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी जाए या नहीं, इस पर हाई कोर्ट में 6 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन फादर स्टन एक दिन पहले यानी 5 जुलाई को ही आजाद हो गए। उनका निधन हो गया। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे? अभी केस की सामना करने के बदले अभी सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है, और उसका पहला मौका था कि भीमा कोरेगांव, जबकि मैं कभी भीमा कोरेगांव गया भी नहीं, लेकिन उसमें एक संदिग्ध के रूप में डाला गया। उसके तहत मुझे 2 बार रेड किया गया। अभी पहले पुणे पुलिस कर रही थी, अभी एनआईए कर रहा है, और एनआईए तो 15 घंटा मुझे पूछताछ किया। और उसके मेरे सामने ऐसे कुछ एक्सट्रैक्ट को रखने लगा जो माओवादियों के बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा था। मुझे किसी प्रकार का संबंध नहीं था उसमें, लेकिन वो सब मेरे सामने रखा गया ही बोल के ये सब मेरे कंप्यूटर में पाया गया। इस सबको मैं इनकार करके आया हूँ। ये वीडियो 2020 में गिरफ्तारी से एकदम पहले का है, जिसमें स्टन स्वामी कह रहे हैं कि वो कभी भीमा कोरेगांव गए ही नहीं। उनके लैपटॉप में हिंसा या माओवादियों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से जोड़े गए। ठीक इसी तरह भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक और आरोपी रोना विल्सन ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी और कहा था कि उनके कंप्यूटर में साजिश रचने के डॉक्यूमेंट्स को कथित रूप से प्लांट किया गया है। इस मामले में पुणे कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने नवंबर 2019 में रोना विल्सन के कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी उनके वकील को दी, जिसे जांच के लिए अमेरिका के आर्सेनल डिजिटल फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट में पाया गया कि हैकर ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हिंसा के बाद रोना विल्सन के कंप्यूटर में 10 फाइलों को प्लांट किया था। हालांकि एनआईए आर्सेनल की रिपोर्ट को पहले ही ऑथेंटिक मानने से इनकार कर चुका है। चलिए आपको स्टन की गिरफ्तारी, उनके काम और जमानत ना मिलने से पहले की पूरी कहानी बताते हैं। हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव में दलित समुदाय बड़ी संख्या में जुटकर उन दलितों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने साल 1818 में पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दी थी। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और पेशवाओं के नेतृत्व वाली मराठा सेना के बीच हुई थी। महाराष्ट्र के कोरेगांव में एक दलित जाति है, महार। कहा जाता है कि पेशवाओं यानी ब्राह्मणों ने उस वक्त महारों के खिलाफ एक मार्शल लॉ लागू किया था। इस अत्याचारी कानून के मुताबिक महारों को कमर में झाड़ू और गले में मटका बांधने का आदेश दिया गया। इसी के खिलाफ लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मराठाओं की हार हुई और जीत का सेहरा ईस्ट इंडिया कंपनी की महार रेजिमेंट के सिर बंधा। ब्रिटिश सेना में शामिल दलितों मतलब महार ने ब्राह्मणों यानी पेशवा को हराया था। ठीक 200 साल बाद 1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में दलित समाज के लोग जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे थे। इसी दौरान हिंसा हुई। पुलिस ने कई आरोपियों के संबंध नक्सलियों से होने का आरोप लगाया।
कुछ दिनों बाद एफआईआर फाइल की गई और दावा किया गया कि 31 दिसंबर 2017 में हुए एल्गार परिषद में हिंसा की योजना बनाई गई थी। पुणे पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों में छापे मारकर कई गिरफ्तारियां की। कहा गया कि प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची जा रही थी। हालांकि इस आरोप को एफआईआर में नहीं डाला गया। इसी हिंसा को लेकर एनआईए ने ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी को अक्टूबर 2020 में रांची से गिरफ्तार किया। एनआईए ने स्टेन स्वामी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया। स्वामी ने गिरफ्तारी से पहले कहा था कि सरकार मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था, कोरोना का वक्त है, मुझे मुंबई आने के लिए कहा जा रहा है, मैं 83 साल का हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, लेकिन उनकी कोई दलील नहीं मानी गई। यही नहीं, जब उन्हें जेल में रखा गया तब उन्हें कोरोना हुआ। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया। जेल में स्टेन स्वामी की हालत इतनी नाजुक थी कि वो खुद से पानी या चाय का गिलास नहीं पकड़ सकते थे। पार्किंसन की वजह से उनके हाथ लगातार हिलते थे। इसे लेकर उन्होंने एनआईए से सिपर या स्ट्रॉ मुहैया कराने की मांग की थी, जिससे वो आसानी से पानी या चाय पी सके, लेकिन उन्हें सिपर नहीं दिया गया। जब स्वामी के वकील ने कोर्ट में यह बात उठाई तो एनआईए ने जवाब देने के लिए 20 दिन का वक्त मांगा, लेकिन इसके बाद जवाब में एनआईए की तरफ से कहा गया कि हमारे पास स्वामी के लिए स्ट्रॉ और सिपर नहीं है। एनआईए का कहना था कि स्टेन स्वामी अभी जुडिशियल कस्टडी में हैं, तो ये उनके और जेल प्रशासन के बीच का मामला है। इसके बाद कोर्ट ने 26 नवंबर 2020 को जेल प्रशासन को स्ट्रॉ और सिपर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अपनी मौत से करीब 1 महीने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में स्टेन स्वामी ने कहा था, मैं केवल एक चीज का अनुरोध करता हूं कि अंतरिम जमानत के लिए विचार किया जाए। मेरी हालत खराब हो गई है, मैं रांची जाना चाहता हूं। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही यही मौत हो जाएगी। और आखिर मौत हो ही गई। सुनिए स्टेन स्वामी के साथी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जॉन दयाल क्या कह रहे हैं। But the cold-blooded, deliberate manner in which he was denied bail, and in the same manner in which Valvala Rao was denied bail, made it very clear to us and to the whole nation that a very vengeful government was hell-bent on trying to teach him and through him and them and his colleagues who were arrested in the same Koregaon case a lesson that they will brook no dissent, they will brook no voice for the people. I knew Stan Swamy for many decades. He was very soft-spoken then, he was very soft-spoken now. As soft-spoken as he was when he asked for bail before the court. And what did the judiciary do to him? They sent him to his death. The legal processes, obstructing his applications at every stage, preventing him from getting to hospital on time, arguing against his bail applications again and again and again. I have no doubt that the legal system and all those inside it have a hand to play in the death of this man. अब सवाल यह है कि स्टेन गुनहगार थे या नहीं, ये जांच एजेंसी साबित नहीं कर पाई। अपनी बेगुनाही स्टेन साबित करने के लिए भी रहे नहीं। अगर स्टेन बेगुनाह हैं तो इस तकलीफ, इस दर्द भरी मौत के लिए जिम्मेदार कौन होगा? फादर स्टेन की मौत के बाद जांच एजेंसियां और सरकार अपनी आत्मा में झांकेंगी क्या? इस मामले में और भी कई आरोपी हैं, बुजुर्ग भी, बीमार भी। प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास फेलो महेश राउत, एक्टिविस्ट अरुण फरेरा, रोना विल्सन, वरवर राव, गौतम नवलखा, वर्नोन गोंसाल्विस, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील सुधा भारद्वाज, एकेडमिक आनंद तेलतुंबडे, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू, कबीर कला मंच के सदस्य सागर गोरखे, रमेश मुरलीधर, ज्योति राघोबा जगताप, सुधीर धवले, पूर्व प्रोफेसर शोमा सेन। क्या इन लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्या जल्द से जल्द जांच पूरी होगी? क्या सिर्फ आरोप के आधार पर किसी को सालों जेल में सड़ते छोड़ देना इंसाफ है? क्या किसी आरोप में जेल में बंद लोगों को सही इलाज नहीं मिलना चाहिए? सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.